कौन सा लेक्चर है? एट्थ। एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं क्या? चलिए, सीसो। ओके। तो मुझे लगता है स्टूडेंट मोटा मोटी sp3d का आप तो से बन जाएगा, नहीं? sp3d2 और आपका क्लास लेने से पहले मैं 12th वाले बच्चों का क्लास ले रहा था, ऑर्गेनिक का सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। आईआईटी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा था, एक एक चैप्टर। भाई मेरा नोट्स बहुत बढ़िया से फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक जब, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक जब फॉलो कीजिएगा तो लगेगा कि नोट्स ही पढ़ रहे हैं जेई का। और एक एक कॉन्सेप्ट पे 3-3 बार क्वेश्चन रिपीटेशन में आया है, मतलब एक फ्लो में बनता हुआ चला जाएगा ऑर्गेनिक। लेकिन बहुत सिस्टमेटिक सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, मतलब हर एक चीज़ को आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेन नहीं रुकेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे भी लग जाता है, बट ऑर्गेनिक उन्हीं से लगेगा जो हर एक चीज़ को समझे हुए हैं। और ऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज रहेगा, कम से कम 25 क्वेश्चन जेई मेन में है, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो रहेगा, ऐसा रहता है 25 में। अब 45 अगर 50 क्वेश्चन अगर नीट में आता है, जिसमें कि अभी 50 क्वेश्चन आने का पैटर्न हो गया ना, 200 क्वेश्चन आता है, बनाना अभी भी 180 ही है, बट 50 में क्वेश्चन में से कम 17 से लेकर 18 क्वेश्चन रहेगा ऑर्गेनिक से। और जो नीट का लेवल है वो बहुत आसान लेवल है, मतलब 18 में 18 बना के आ सकता है, सही से कोई पढ़ ले तो। मतलब मैं अपने सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, बस क्लास मन को शांत करके करते रहिए। एट द एंड ऑफ सेशन आपका पेन नहीं रुकेगा। हाँ, अब उसी में जो लोग हैं जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, लाइक बोर्ड पर दिमाग में आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी तो बोर्ड के लिए कंसर्न है। ऐसा थोड़ा कि आपको 12th बोर्ड में चाहूँगा, 11th का तो बोर्ड नहीं, इंटरनल असेसमेंट है, बट 12th बोर्ड मैं थोड़ा चाहूँगा कि मेरा स्टूडेंट का, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा 95 से कम मार्क्स लाइएगा आउट ऑफ 100 तो मुझे ख़राब लगेगा। मिनिमम तो 95 आना चाहिए आउट ऑफ 100, कम से कम 90 प्लस बिल्कुल आता भी है। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें डी का इन्वॉल्व होता है, ये मैं लिखवाया भी था, कौन कौन सा ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पहला पॉइंट हो गया इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा डी का ऑर्बिटल? दिस वन। सेकेंड, इसका ज्योमेट्री क्या था? देखिए दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टर्म ए वाला यूज होता है, ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट। और यहाँ पे सही से समझिएगा, इसको दोबारा मुझे
यूज़ करना होगा क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। करेक्ट है ना? तो एक्चुअल में sp3d2 के लिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। और जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिखाता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रहता है, लोन पेयर, दोनों का कंबाइंड, दोनों कंबाइंड। करेक्ट? और मान लेते हैं कि मैं इस ये 4 कॉर्नर को अगर स्क्वायर इमेजिन करते हैं, तो इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये एबव द व्हाइट बोर्ड रहेगा और ये बिलो द व्हाइट बोर्ड रहेगा। आवाज़ आ रही है? करेक्ट? तो ये कैसे रहेगा भाई, और ये कैसे रहेगा? ऊपर में कितना प्लेन बना? एक प्लेन तो ये रहेगा ना, हाँ या ना? जस्ट लाइक टेंट, राइट? तो स्क्वायर पिरामिडल एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो जाएगा। आपने स्क्वायर किसको माना था भाई? इसे माना था। करेक्ट? ठीक है। अब अगर स्क्वायर इसे मान लेते हैं, इसे मानते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में कौन एबव एंड बिलो चला जाएगा? ए और ए एबव एंड बिलो चला जाएगा। तो इससे मैं 4 कॉर्नर को अटैच कर रहा हूं। चार कॉर्नर को अटैच कर दिया। मेरा स्क्वायर ए था जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है। करेक्ट? और इससे 4 कॉर्नर को अटैच करते हैं। अब देखिए, दोनों डायग्राम देखने के बाद बताइए आपको पता चल पाएगा किसमें कौन सा स्क्वायर माने थे? नहीं पता चलेगा, राइट? डिट्टो सेम हो गया। बट देखिए, इसमें मैंने स्क्वायर इसको माना था, हाँ या ना? और इसमें मैंने स्क्वायर इसे माना था। करेक्ट? तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ गया। ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने कितना लाइन यहाँ पे खींचा है? 3। यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम रहेगा। करेक्ट? इसमें अगर और 3 लाइन है तो कितना टर्मिनल पॉइंट है? करेक्ट? तो हर लाइन के एंड पॉइंट को, हर लाइन के एंड पॉइंट को डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीवन? डायगोनल। और इसी को हम लोग एक दूसरे ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। कौन सा पोजीशन? याद रहेगा? तो इस तरीके से कितना डायगोनल बना? 3 ना? एक डायगोनल ए, एक ए और एक ए। हाउ मेनी डायगोनल? 3। और डायगोनल के जस्ट अपोजिट, क्या इसको डायगोनल बोलने के लिए बोले हैं?
जो 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया उस यहाँ पे जो पोजीशन है 6, बट डायगोनल कितना 3। तो डायगोनल के जस्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट को बोलेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन। कौन सा पोजीशन? ट्रांसपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्लियर हो गया? करेक्ट है ना? चलिए अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में से पहला पॉइंट रहेगा कि इसमें जितना भी जितना भी 3 लाइन है, 6 पोजीशन है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट रहेगा कि ऑल पोजीशन आर, मतलब दिस ज्योमेट्री जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर आपके पास एक लोन पेयर था तो मैंने बताया था कि लोन पेयर कहाँ रखना चाहिए, कोई कंडीशन था? वो अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर रखते थे, बट ओनली 1 लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। टेट्राहेड्रल इज ऑल्सो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, इसलिए अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक लोन पेयर हाथ में है तो दैट लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। इन सिमिलर फैशन इन केस ऑफ sp3d2 sp3d2 octahedral geometry is symmetrical geometry. That's why if only 1 lone pair in hand, then that lone pair can be placed anywhere. तो वो लोन पेयर हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? कहीं भी, आउट ऑफ 6 पोजीशन। प्लस रुक जाइए समझ लीजिए, करेक्ट। लेकिन अगर 2 लोन पेयर रहेगा, कितना लोन पेयर? और सब कुछ मैं लिखवा दूंगा, और इसमें मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर मिलेगा आपको। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस ज्योमेट्री में मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो 2 लोन पेयर रहेगा तो अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी दोनों लोन पेयर को मिनिमम डिस्टेंस पर रखना पसंद करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस डायगोनली अपोजिट रहेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई? डायगोनली अपोजिट। और डायगोनल तो हम लोग पहचान लेंगे, हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर एक लोन पेयर को यहाँ रख दिए, 2 लोन पेयर अगर हाथ में है तो दूसरा कहाँ रखेंगे? यहाँ नहीं रखेंगे, बजाय डिस्टेंस फैक्टर। तो लोन पेयर को कम डिस्टेंस पर रखना पसंद करेंगे या ज़्यादा डिस्टेंस पे? ज़्यादा डिस्टेंस पे, करेक्ट। लेकिन एक लोन पेयर रहेगा तो 6 में से कहाँ रखेंगे? कहीं भी रखेंगे। 2 रहेगा तो डायगोनली अपोजिट रखेंगे, करेक्ट है ना? नेक्स्ट, एक मिनट लेकिन सपोज कीजिए कि एक लोन पेयर है और एक पाई बॉन्ड है। क्या है? 1 लोन पेयर और 1 पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, करेक्ट। और लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, किसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, टाइटली बॉन्डेड नहीं है खुद के न्यूक्लियस के साथ, राइट। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू किसका? लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई अगर आपके हाथ में एक लोन पेयर है इस ज्योमेट्री में, तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड को डायमेट्रिकली अपोजिट सजाएंगे। दैट्स वाई कि डिस्टेंस क्या रहे? ज़्यादा रहे। अगर 2 पाई बॉन्ड रहेगा, कितना? तो दोनों पाई बॉन्ड को पास रखना पसंद करेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस पे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो दूसरा यहाँ नहीं सजाएंगे, कहाँ से जाएंगे? यहाँ रखेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट हम लोग को केयर करना है। बट यहाँ पे sp3d के जैसा कोई डिफरेंट पोजीशन नहीं है, उसमें 2 अलग अलग पोजीशन मिला था, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, बट यहाँ पे कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, करेक्ट है ना? तो लिखिए पहला पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। दोनों डायग्राम बना लीजिएगा स्टूडेंट, और ये भी बना लीजिएगा, ठीक है? इसको मैं क्या बोला हूँ? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, देयरफॉर इफ ओनली 1 लोन पेयर, इसको फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, इफ ओनली 1 लोन पेयर, then that lone pair can be placed anywhere out of 6 position. Then that lone pair can be placed anywhere out of 6 position. सही है? सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ 2 लोन पेयर then both lone pair should be placed diametrically opposite. Then both lone pairs should be placed
diametrically opposite. It means at transposition with respect to each other. It means at which position? Diametrically opposite को मैं क्या बोल रहा हूँ? Transposition. At transposition with respect to each other. Third point. If one lone pair and one pi bond, if one lone pair and one pi bond, then both should also placed at transposition with respect to each other. If one lone pair and one pi bond, तो भाई पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में आएगा, कहाँ पे आएगा? डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर और डबल बॉन्ड का अपोजिट रखना है. इफ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड, देन बोथ शुड ऑल्सो प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन. नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू पाई बॉन्ड, ब्रैकेट लिखिएगा, इफ टू डबल बॉन्ड, इफ टू पाई बॉन्ड ब्रैकेट लिखिए, टू डबल बॉन्ड, then both double bonds should also placed at transposition. यहां तक सबको समझ में आ गया? करेक्ट है ना? अब मान लेते हैं कि मैंने इसको स्क्वायर मान लिया. करेक्ट है एवरीवन? और ये स्क्वायर का डिस्टेंस है a. स्क्वायर के साइड लेंथ का डिस्टेंस मैंने क्या माना? a. तो इसी का लेंथ कितना रहेगा डायगोनल का? बोलिए √2 है. करेक्ट? सही है? तो AC क्या रहेगा? डायगोनल का हाफ. बोलिए हाँ या ना? राइट? तो कितना हो जाएगा? a/√2. अब ट्रायंगल BAC, क्या ट्रायंगल BAC को राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं? क्या समस्या है भाई? B यहां पे नहीं है, B ऐसे है. राइट? और इसको स्क्वायर मानते तो एबव द प्लेन बी हो गया, और ये क्या हो गया? डाउन द प्लेन, इसका परपेंडिकुलरली. तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो नहीं, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, और जिसमें ए एंगल रहेगा कितना? 90 डिग्री. तो यहाँ पे मोस्ट फेमस पाइथागोरस थ्योरम. तो ए कितना वैल्यू? ये भी तो डायगोनल का आधा है, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल है ना, तो डायगोनल का हाफ. तो ए कितना हो गया? a/√2. और ये भी कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? BC. a/√2 का स्क्वायर अब प्लस a/√2 का स्क्वायर, मतलब कितना? ये हो जाएगा. हाँ या ना? करेक्ट है? लिखिए. अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिए, इसमें दो पोजीशन बहुत फेमस है टर्म. एक टर्म है ट्रांसपोजिशन. कौन सा स्टूडेंट? और एक पोजीशन है, बोलिए, सीन, सेम साइड. सीन पोजीशन. सीन पोजीशन. तो सीन पोजीशन यहाँ पे इस ज्योमेट्री के लिए जो एट ए डिस्टेंस
ऑफ साइड लेंथ पे मिलेगा। तो साइड लेंथ के डिस्टेंस पे रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में सीन पोजीशन पे है, एग्री। और जो एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्रांस पोजीशन किसे बोलेंगे, जो एट ए डिस्टेंस ऑफ, बोलिए, डायगोनल, करेक्ट। जो डायगोनल के डिस्टेंस पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। तो यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि बी को, बी के रेस्पेक्ट में, बी को इस 6 पोजीशन है ना मेरा, हाउ मेनी पोजीशन, 6 में से वन ऑफ द पोजीशन बी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बी के रेस्पेक्ट में जी किस पोजीशन पे है, ट्रांस। बी से सी का डिस्टेंस, बोलिए साइड लेंथ ए, करेक्ट। बी से सी का ज्यादा डिस्टेंस है या बी से डी का ज्यादा डिस्टेंस है, इक्वल है, करेक्ट। तो बी से सी, डी, ई और एफ, बी के रेस्पेक्ट में सी, डी, ई, एफ कौन सा पोजीशन पे है, बी के रेस्पेक्ट में सीन पोजीशन पे। और एक सिर्फ क्या है, इसका मतलब इस ज्योमेट्री में कोई भी एक पोजीशन को पकड़ लिया जाए तो उस पोजीशन का ट्रांस एक ही रहेगा उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में, बाकी सारा पोजीशन क्या रहेगा, सीन पोजीशन। याद रहेगा, लिख लीजिए। ये बात सबको क्लियर हो गया, एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट। मान लेते हैं कि मैं सी के रेस्पेक्ट में बातों को सोचना स्टार्ट करता, आपसे पूछा जाएगा सी के रेस्पेक्ट में बताइए, सी को फिक्स कर दिए, तो सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे कौन है, क्या बता सकते हैं, कौन है, वेरी गुड। और सी से डी का कितना डिस्टेंस, साइड लेंथ। सी से एफ का डिस्टेंस कितना, साइड लेंथ। सी से बी का डिस्टेंस कितना, साइड लेंथ। और सी से जी का डिस्टेंस भी कितना रहेगा, सी ई से, सॉरी सी के रेस्पेक्ट में ना, ओ सॉरी सी का देख रहे हैं, सी से डी का डिस्टेंस साइड लेंथ, सी से एफ का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, साइड लेंथ। सी से बी का डिस्टेंस और सी से जी का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा भाई। एक ऐसे है बी, तो सी क्या है, बी और सी का डिस्टेंस अगर सेम है तो बी और जी का भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा। दूसरा क्या है, सिमेट्रिकली नीचे की तरफ है, दैट्स वाई डी, एफ, बी और जी सी के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन पे है, सीन पोजीशन पे। याद रहेगा आज के बाद। तो sp3d2 में 6 पोजीशन में किसी एक पोजीशन को फिक्स करके देखा जाए तो उसके बाद 5 पोजीशन बचता है, उसमें एक ही ट्रांस रहेगा, बाकी 4 क्या रहेगा, सीन पोजीशन रहेगा। तो इस टाइम से वाकिफ हो गए सीन और ट्रांस। हाँ, देखिए कहीं कहीं पे सेम रहेगा और कहीं कहीं पे ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वन ऑफ द नोमेनक्लेचर है, करेक्ट है ना। जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, करेक्ट, उसमें डिफरेंट नाम था पोजिशनल, वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी तो कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है, पर जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा उसका कुछ तो नाम भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ इतना बोलने से काम चल जाएगा कि बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, कुछ तो नाम भी तो बोलना पड़ेगा ना। तो उसका नाम है वो सीस और ट्रांस। बट जो नाम आप, जिस नाम से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं वो ज़्यादा जनरलाइज नहीं है, उससे भी ज़्यादा जनरलाइज एक टर्म है जो कि बाद में आपको पढ़ाऊंगा, ई एंड जेड। क्या, ई एंड जेड। तो ई एंड जेड या सीस एंड ट्रांस, देयर इज ए नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जस्ट लाइक पोजिशनल, फंक्शनल, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट सीन का मतलब होता है सेम साइड, सीन का मतलब क्या होता है, सेम साइड, ठीक है। बट कहीं कहीं पे सेम मीनिंग भी रखता है। एक मिनट, इट
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए के रेस्पेक्ट में सारा पोजीशन इक्विवेलेंट है। ये तो मेरा सेंट्रल एटम है ना, तो हम लोग सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में सबका सेंट्रल एटम से सबका डिस्टेंस डायगोनल का हाफ रहेगा, है या ना। ए के रेस्पेक्ट में सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, डायगोनल का हाफ। तो उसका हम लोग उसका पोजीशन ही तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। उसका ज्योमेट्री तो पहले ही जान चुके हैं कि अबाउट द सेंट्रल एटम ज्योमेट्री क्या है, इसलिए ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा मीनिंगफुल बात नहीं रहेगा। ए के रेस्पेक्ट में सबका पोजीशन अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, ये पहला लाइन था। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आर सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, अबाउट होम सेंट्रल एटम, करेक्ट। तो इसमें इतना ही बात याद रखिए। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ SF6। विच वन शुड बी द सेंट्रल एटम, सल्फर। बाकी तो आप जानते हैं मोटा मोटी थ्योरी। बोलिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा अभिजीत? मैंने सही लिखा? एक फ्लोरीन के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 × 6 42 प्लस 6 कितना 48। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 48 माइनस 6 × 8 या 8 × 6 और डिवाइड बाई 2, हाउ मच 0। अस्टेरिक नंबर कितना 6। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ज्योमेट्री तो फ्रिज है ना, फिक्स है, तो ज्योमेट्री क्या बोलिएगा? बोलिए ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे भाई? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बोलिएगा? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और शेप भी यहाँ पे आप सेम बोल सकते हैं, लेकिन जनरली शेप के लिए मेरे माइंड में जो एक बैठा हुआ है कि जो आसपास चीज़ों को देखते हैं ना उसे मिलाकर शेप बोल देते हैं, राइट। तो शेप में आप ऑक्टाहेड्रल ही बोलिएगा तब भी आप करेक्ट हैं, या फुल फॉर्म स्क्वायर बाई पिरामिड ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल XeF4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 2, करेक्ट। अस्टेरिक नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन D2। ज्योमेट्री तो फिक्स है ऑक्टाहेड्रल। हाथ में कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। अगर वन ऑफ द लोन पेयर को यहाँ बैठाते हैं तो दूसरा लोन पेयर कहाँ रहना चाहिए? यस, ट्रांसपोजिशन पे। व्हाट अबाउट शेप? यस, लोन पेयर को छोड़कर शेप और यहाँ पर ज्योमेट्री दोनों अलग अलग रहेगा। तो शेप क्या लिखिएगा? स्क्वायर करेक्ट है ना, हो गया। लेकिन एक मिनट स्टूडेंट, मैं आपका बात सुनता हूँ। बट आपके कोई फ्रेंड अगर ऐसे दिखा दिए, कौन ज़्यादा करेक्ट रहेगा, ए या ए?
दोनों इक्वली करेक्ट है भाई, ठीक है। तो ये तो हम लोग का रूल ही था कि पहला लोन पेयर कहीं पे बैठा सकते हैं, दूसरा लोन पेयर जहाँ बैठाए हैं उसके ट्रांसपोजिशन, तो बोथ आर इक्वली करेक्ट। हाँ बोलिए स्टूडेंट। यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ऑल पोजीशन और पहला ही पॉइंट था सिमेट्रिकल, इसलिए यहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। लोन पेयर के लिए केयर करेंगे बट उस चीज़ को नहीं केयर करेंगे, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि वहाँ पे हम लोग एक sp3d में दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे देते हैं, तो वहाँ दो अनसिमेट्रिकल बात था, राइट। बट यहाँ पे ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट, बट लोन पे रहेगा तो उसको हम लोग ट्रांस पे रखेंगे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसा बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा डायगोनल ही है, राइट। 3 डायगोनल है ना, 1 2 और 3। चलिए और बताए थे, एक हिंट दिए थे कि जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ पे एक बार ऑक्सीजन नंबर पाई बॉन्ड भी निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर तो आ गया, मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया है ना, कॉन्सेंट्रेशन पूरा, राइट। ये पास्ट टेस्ट अगर होगा तो 5th होगा ना भाई, राइट। सबसे आसान टॉपिक दे रहा हूँ, रेडॉक्स, सही है ना। कोई प्रॉब्लम फिर भी पढ़ना है। एनएलएम विदाउट फ्रिक्शन, करेक्ट। और एक में सिर्फ एनएलएम, मतलब उसमें फ्रिक्शन प्लस एलएम दोनों, ठीक है। बट उसमें कोशिश करेंगे मोस्टली फ्रिक्शन क्वेश्चन डालूं, करेक्ट है ना। मतलब फ्रिक्शन नहीं आने के पीछे थोड़ा सा मैं बायस्ड हूँ स्टूडेंट, कि मतलब मैंने फ्रिक्शन अभी मेरा कैटलिस्ट में चल रहा है, कंटिन्यू है। हालांकि फ्रिक्शन का मोटा मोटी सब कॉन्सेप्ट दे ही चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ विदाउट फ्रिक्शन ही रखते हैं, अब बाद में सिर्फ फ्रिक्शन के साथ ले लेंगे, ठीक है। इसके 2 टेस्ट, ये 3 टेस्ट डिजर्व करता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैथ में पिछले टेस्ट में क्या दिया था आपको, स्ट्रेट लाइन दिया था, करेक्ट। सर्किल पढ़ा दिया गया है, सर्कल आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े, सबसे पूछ रहा हूँ, हो चुका है ना, या कोई अलजबरा का टॉपिक दें। सर्कल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हो गया है भाई, नहीं हुआ है। सर्किल रहने दीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सर्किल का कम से कम कंटिन्यू 3 टेस्ट सर्किल कर लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन इतना नहीं था, स्ट्रेट लाइन में एक मुझे मन था एक लोकस का स्पेशल लेने का, क्योंकि बाद में लूँगा। बट लोकस ऐसा है कि पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ ऐसा है कि यूनिट एंड डायमेंशन सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। कंडक्टेंस का यूनिट कैसे निकालिएगा, सब कुछ पढ़िएगा तभी तो निकालिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो नहीं था, पूरा आपको सब्जेक्ट का फार्मूला पता रहेगा तो यूनिट निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, समथिंग लाइक दैट। और बायो में आप लोग हेल्प करेंगे, एकदम सिस्टमैटिक सीक्वेंस चल रहा था। बायो में बॉटनी का एक सीक्वेंस था, कहाँ तक पहुँच गए हैं, हो चुका है। मार्फोलॉजी के बाद मैम क्या पढ़ाए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन नहीं ना, पढ़ा चुके हैं।
लेकिन आप लोग चाहते हैं सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही दिया जाए। ओके, यूनिट ऑफ लाइफ। और जूलॉजी में कहाँ तक हो चुका है, उसके बाद का सीक्वेंस बोलिएगा। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो चुका, इतना है। एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, जो मैम जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में, राइट। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यही रहेगा भाई। और आज से टाइम शुरू, आज से 15वां दिन। बट कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से ऊपर सोचे इसको, ठीक है। मतलब 50 नहीं बोले हैं तो इसका एक आध दो दिन ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। मैं भी अपना टाइम टेबल, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए इतना दिन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फ़ोटो खींच लीजिए और मुझे भेज दीजिएगा। नहीं यार, आप मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, इस एग्ज़ाम में आके बस कैटलिस्ट एग्ज़ाम में एक दिन आके बैठ जाइएगा। कैटलिस्ट के एग्ज़ाम में एक दिन बस एक। अच्छा, आप लोग टेस्ट के नाम पे इतना डर जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 12th क्लास के बच्चों को वीक में भी कुछ स्टूडेंट को मैं 3 दिन बुलाता हूँ सुबह, उनको भी नहीं पता रहता है, ये जानते होंगे कि कौन सा पेपर दे रहा हूँ, रैंडम जो मैं पढ़ा दिया। उनको रिवीजन भी करवा रहे हैं, अब रिवीजन करवा दिए हैं, मेरे पास 5 चैप्टर कलेक्शन है, आज ये दीजिए। वो हार्डली एक्सेप्ट करते हैं। यही होना चाहिए टेम्परामेंट। आप तो 2 साल का सिलेबस लेकर बैठिएगा जेईई मेन में, तो भाई एक आप जैसे आपको लग रहा है कि भूल गए, अभी भी पेपर अगर दे देना आप लोग सबको तो 30 में से 15 तो पक्का बना के निकल जाइएगा। नहीं, इसका भी दे दें तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कम से कम 30 में से 10 तो जरूर बना दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 करेक्ट, और यहाँ पे 5, 25 × 4 100 मार्क्स तो ऐसे नॉलेज आपके पास है, तो इतना डरने की बात ही नहीं है। हर टेस्ट में आप ये सोच के लिखते पूरा तैयारी करके आएंगे तो रिकॉलिंग कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब ठीक है, स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है, आके बैठे दे दिया एग्ज़ाम, हो गया। संस्कार 8 बजे निकलूँगा तो मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप करती या फ़ोन ही करते रहिएगा। एक हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा आंसर के। इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5, लोन पे कितना आया 1। इसका ऑक्सीजन नंबर निकाले हैं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1। वो पाई बॉन्ड किसके साथ रहेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर एक लोन पे और एक पाई बॉन्ड है तो दोनों को क्या रखेंगे, जस्ट अपोजिट, राइट। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लोन पे रख लेंगे और इसके साथ पाई बॉन्ड रहेगा। ज्योमेट्री क्या होगा भाई, ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप, स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, करेक्ट है ना। सिर्फ इसके साथ पिरामिड बनेगा तो लिख लीजिए, शेप रहेगा स्क्वायर पिरामिडल। चलिए फास्ट।
लोन पेयर कितना आया सेंट्रल एटम पे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 आया होगा, राइट? तो मान लेते हैं कि वन ऑफ द पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए, तो दूसरा पाई बॉन्ड किस ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे? और ये 4 नेगेटिव ऑक्सीजन पे था भाई। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो उस पर क्या रहेगा? 4 नेगेटिव यहाँ पे है, करेक्ट। और इसका शेप, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या बोलिएगा? शेप पे आपके मर्जी है, दोनों चलेगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, बोथ आर इक्वली करेक्ट। करेक्ट शेप के टाइम पे। ज्योमेट्री के लिए ज़्यादा टेक्निकली ये यूज़ किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ देखिए, ये है जेनिक एसिड। कौन सा एसिड? यहाँ से अगर 4H+ निकल गया तो ये बनता है, करेक्ट। यहाँ से कितना H+? 4H+। अगर आउट हो गया तो ये बताइए, IF5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? लोन पे कितना? 1। अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 6। हार्डसन D2। एक लोन पे तो कहीं भी रख सकते हैं, तो शेप क्या रहेगा? देख लीजिए, ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल, बट शेप क्या रहेगा? स्क्वायर पिरामिडल। लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। इसका बताइए फास्ट। ज्योमेट्री, वेरी गुड। लोन पे 2 मिला है,
ठीक है ना। और निगेटिव चार्ज के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए ऐसे देता हूँ। तो सर निगेटिव चार्ज के लिए श्योर हो कैसे होंगे, तो फॉर्मल चार्ज भी निकालना पड़ेगा, और फॉर्मल चार्ज हम लोग पढ़े हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जहाँ पे श्योर नहीं रहेंगे वहाँ पर स्मार्टली ऐसे दे दीजिएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में। मैंने अपने आप को कैसे बचाना है डिप्लोमेटिकली, ये भी जानिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट अभी इस पे जो क्वेश्चन आपको आएगा तो बन जाएगा, बट यहाँ पे एक मिस्टेक होने का चांस है लोन पेयर में। तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम और टोटल लोन पेयर इन मॉलिक्यूल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा या डिफरेंट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट लिखिए sp3d3। इसमें D का कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, dxy, dyz एंड dzx। ये है रेगुलर पेंटागन, करेक्ट। कितना वर्टिसेस, 5। तो 5 पोजीशन ए रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, अब बाकी 2 पोजीशन, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इसका ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एक क्वेश्चन 2013 का AIEEE में पूछा गया था, जिसका नाम अभी JEE मेन हो गया, नहीं IF7 का ज्योमेट्री। आप में से एनीवन जिनका फाइनल एग्जाम चल रहा है या आने वाला है, आने वाला है, गोइंग ऑन, और मार्च में किन का होना है, ओके। मोस्ट ऑफ द स्कूल में तो मार्च में ही होता है, ओके ओके। तो मार्च में कब से स्टार्ट होगा, 2 तारीख से, ओके। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि छुट्टी ऐसे सबसे इन्फॉर्म तो रहता कि सारे स्कूल वाले एक साथ शुरू करते, नहीं बेस्ट क्या होता, नहीं सारे स्कूल वाले गुवाहाटी का जितना भी स्कूल है CBSE का एक साथ शुरू करके एक साथ ख़त्म होता है। ऐसा एक जगह होता है, आई डोंट नो अभी के टाइम पे वहाँ पे होता है नहीं होता है। एक टाइम पे एक बोकारो जगह है, वहाँ से IIT का टॉपर भी आ चुका है जमशेदपुर से। तो वहाँ पे जनरली ऐसा होता था कि मतलब एक साथ समर वेकेशन स्टार्ट हुआ और एक बार ख़त्म। तो समर वेकेशन में बच्चे को क्या करते हैं कि बाहर से अच्छे क्वालिटी का फैकल्टी मंगवा कर स्कूल वाले कोचिंग करवाते थे ताकि रिजल्ट भी हो जाए। तो एक बार समर वेकेशन स्टार्ट हुआ और एक बार ख़त्म हुआ सारे स्कूल का, तो सारे बच्चे फ्री हैं, तो सुबह से शाम तक उनको रिवीजन हो जाता था। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो ये भी नहीं पॉसिबल है कि कौन सा स्कूल में कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, किसी में गैसेस चल रहा था, किसी में केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ है, राइट। और कभी कभी तो 2-3 फिजिकल केमिस्ट्री एक साथ स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, एक ये पढ़ा रहे हैं एक पढ़ा रहे हैं, लिख ही नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा होता है ना जनरली। बट थोड़ा सिस्टमेटिक रहने से अच्छा है। चलिए उन सब चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए एक सूटेबल जगह है जिसका नाम है कैटलिस्ट कोचिंग गुवाहाटी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ये जो वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
बट कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिसेबल किया हुआ है। नहीं अभी उसमें नहीं, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं भाई। वो रहेगा तो प्रॉपर एक परफेक्ट स्टूडियो बनाएंगे, बढ़िया से वीडियो बनाएंगे, उसका ऐड किया जाएगा, उस वो यूट्यूब को पब्लिश करने के बाद उसमें पैसा खर्च किया जाएगा ताकि रीच ज़्यादा हो। बहुत सारा उसमें एल्गोरिदम है ना डिजिटल मार्केटिंग, उसमें अभी नहीं है। लेकिन मैं अभी कुछ वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ, शायद आप लोग को मिलता भी होगा ताकि जितने लोगों तक पहुँच सके जो भी लाभ उठा सकते हैं। अभी तो कोई भी टॉपिक सर्च करेगा, ये टॉपिक कैटलिस्ट कोचिंग गुवाहाटी टॉपिक दिस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मोर देन 4000 वीडियो को पब्लिक कर दिया हूँ, जितना लोग लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 7। लोन पे तो 0 मिला होगा सेंट्रल टर्म पे, तो स्टेरिक नंबर कितना है? 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री में 4 मार्क्स है। इसमें स्टूडेंट यहाँ देखिएगा बॉन्ड एंगल 72 और 90 रहेगा, हाँ या ना? बॉन्ड एंगल इसके साथ इसका बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, और अगर इसका कंपेयर करेंगे तो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। करेक्ट है? तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आ सकता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट बोलिएगा, सेम ही है? सेम है। और लोन पेयर कितना है? या सेंट्रल रहेगा तो 0, और नहीं तो काउंट करना पड़ेगा। नहीं तो काउंट ऐसे करना पड़ेगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 6, 18 हो जाएगा। इस पे लोन पे 0 रहेगा। करेक्ट? सॉरी 7 ना, 21 हो जाएगा। ठीक है? हाँ देखिए, स्क्वायर का जहाँ भी टर्म यूज होता है स्क्वायर, तो उसमें dx स्क्वायर मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसमें x स्क्वायर बाई स्क्वायर आता है। जहाँ भी स्क्वायर आता है का कैरेक्टर रहेगा। फॉर एग्जांपल DSP2, इसका भी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार, तो इसमें भी d का यही यूज होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा मोटा मोटी हर्सन में? ए और वाइटल। तो ये माइंड में रख सकते हैं। ठीक है? हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी माइंड में रखना चाहिए। चलिए ये बताइए,
दिस इज द लोन पेयर, राइट? ओके, लोन पेयर 1 आया होगा नहीं स्टूडेंट? और हाइब्रिडेशन क्या डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ sp3d3? करेक्ट है? किनका किनका ए है? आप लोग भी तो कुछ गेस किए होंगे, राइट? करेक्ट ए है। इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सर, ये देखने में बढ़िया लग रहा था, राइट है ना? और पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल करेक्ट है, बट करेक्ट ए है। चलिए भाई यहाँ देखिए तो, ये अगर कोई ज़मीन देखते हो ना, आधे तिरछा रहता है, कुछ ज़मीन तो ऐसा भी तो रहता है। कहीं पे अगर मान लेते मिट्टी खरीदने गए तो ऐसा भी ज़मीन मिल जाता है, स्क्वायर टाइप का नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज, इसी टाइप का अपार्टमेंट खड़ा हो जाता है। करेक्ट है? तो अगर ऐसा है तब तो बिल्कुल एक ऊपर और एक नीचे रहेगा तो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, राइट? बट ये भी तो 4 साइड है, हाँ ना? कुछ बोलते ही नहीं है। फोर साइड है, एक ऊपर है एक नीचे है, तब यहाँ भी सर, यहाँ भी 8 प्लेन बनेगा, बट सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, राइट? दैट्स वाई पहला तो इसका हम लोग यहाँ देखिए एक मिनट, ज्योमेट्री फिक्स है। ज्योमेट्री तो आपको वही बोलना है जो पहले बोला गया है। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे? पेंटागोनल, ज्योमेट्री लिख लीजिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले दिमाग में है कि सर ये क्यों रॉन्ग हो गया और ये क्यों राइट हो गया। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, राइट? बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर रहेगा तो इन सबसे इसका डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन इस पोजीशन में ज़्यादा फील होगा। इसके साथ सबका डिस्टेंस इक्वल है इस लोन पेयर का, सारे बॉन्ड के साथ। बट यहाँ पे अगर रहेगा तो इसके साथ तो ठीक है, बट इन दोनों के साथ इसका डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा। किसके साथ? इसके साथ और इसके साथ। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल अपने आप को, ये तो हम लोग के हाथ में है नहीं, अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करेगा जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम रिपल्सन। तो इस केस में शायद रिपल्सन कम हो रहा है और इस केस में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। और लास्टली आज के बाद एक इसमें पॉइंट बना के रट जाएंगे कि इन केस ऑफ, मैं लिखवा दूंगा, इन केस ऑफ sp3d3 अगर एक लोन पेयर रहेगा तो यहाँ पे उसको पेंटागन के वर्टिसेस पे नहीं रखेंगे, उसको एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। इस पोजीशन, सॉरी, उसको कहाँ रखेंगे? पेंटागन के वर्टिसेस पे रखेंगे, ना कि एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। करेक्ट है ना? एक लाइन लिख लीजिए, इन केस ऑफ sp3d3, इन केस ऑफ sp3d3 if only one lone pair present, then that lone pair should be placed at the vertices of pentagon. Then that lone pair should be placed at the vertices of pentagon.
हो गया ना। अब यहाँ देखिए व्हाट अबाउट शेप, तो शेप के लिए तो आप इसको हाइड कर देंगे, तो शेप के टाइम पे तो आप ऐसे देखेंगे, हाँ या ना, अरेंजमेंट ऑफ सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, तो एक कितना साइड, 4 साइड नजर आएगा, करेक्ट है ना। तो ये क्या रेगुलर स्क्वायर टाइप का है या इरेगुलर है, इसके ऊपर एक, इसके नीचे एक रहेगा, तो जो बनेगा वो अभी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगा, बट सही तरीके का सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे शेप लिखिएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप लिखिए डिस्टॉर्टेड, समथिंग लाइक दिस, ऐसा नजर आएगा भाई, एफ 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 एफ, ठीक है। तो ये रहेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये आ सकता है, ठीक है। इसको हटाएं, हटाया जाए, हाँ। सिर्फ एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी देखते हैं। मेन तो एंगल तो ठीक है कि एंगल के साथ सेपरेशन, बट उस केस में डिस्टेंस, मेन तो डिस्टेंस है ना डी। जैसे आप सिर्फ एंगुलर सेपरेशन देख रहे हैं, कभी कभी एंगुलर सेपरेशन सेम होते हुए भी डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट यहाँ पे है और कोई पॉइंट यहाँ पे है, दोनों का एंगुलर सेपरेशन तो सेम है, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा मैं हेल्प लूँगा, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो से कुछ और नज़र आ रहा है, बट हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा हो गया हो, समथिंग। और लास्टली हम लोग तो कोई अभी टेप और इंच लेकर बैठे हुए हैं नहीं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें पे हम लोग को केमिस्ट्री में है भाई, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में है ना, कि मतलब फिजिक्स में बहुत कॉन्क्रीट बातें हैं मैकेनिक्स में, कि एम.जी नीचे लग रहा है तो नीचे ही लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा टुवार्ड्स द बॉडी, तो वही लगेगा। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा सा है, कहीं कहीं पे एक्सेप्ट करना पड़ता है, हालांकि एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है, इमोशनली बहुत आदमी हर्ट हो जाता है कि लोन पे नीचे था तो शेप थोड़ा ठीक ठाक बन रहा था, ये तो डिस्टॉर्टेड है। बट हो सकता है कि यहाँ पे शायद ए फैक्टर हो रहा हो, क्योंकि हुआ तो यही होगा ना कि रिपल्सन के हम लोग माइंड में रख रहे हैं, तो रिपल्सन के हो सकता है वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा, ओवरऑल देख रहे होंगे तो रिपल्सन कम हो रहा होगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवा दिया कि इसको रट जाइए, ठीक है। कहीं कहीं पे चीज़ें विजुअलाइज हो जाता है, बट कहीं कहीं पे हो सकता है विजुअलाइज उतना नहीं हो रहा हो। अरे इससे मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में सिर्फ, हाँ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट डेटा देना पड़ेगा, अब वो अभी आपका बियॉन्ड द सिलेबस चला जाता है, इसलिए वहाँ पे चीज़ों को भी रटना भी सीखिए, ठीक है। और आप भी टीचर बनिएगा तो आपके साथ भी कंडीशन नहीं रहेगा, 95% तो चीज़ों को आप समझा पाएंगे, 5% में रटवाना ही पड़ेगा, इसको रटिए। चलिए, ये स्पेशली क्वेश्चन है नीलम शर्मा से, फास्फोरस का हाइड्रोजन बताइए। कितना होगा व्हाट इज हाइड्रोजन ऑफ फास्फोरस? ऑनलाइन के बच्चे sp3, ये बाद में बढ़िया से पढ़ेंगे, यहाँ पे फास्फोरस का हाइड्रोजन होता ही नहीं है, फास्फोरस का हाइड्रोजन अभी लिखिए नहीं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 92 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ पे एक हम लोग रूल पढ़ेंगे बाद में, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के टाइम पे, अंडर द हेडिंग ड्रैगो रूल, नाम सुने हैं? ओके।
मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को शौक देकर छोड़ दिया कि कुछ कुछ हम लोग को रटना भी पड़ेगा, ठीक है। और उसका प्रॉपर प्रूफ है बॉन्ड एंगल, क्योंकि 92 डिग्री अगर हो रहा है तो sp3 में तो 109 होना चाहिए, बहुत होगा तो 107, बहुत कम करेंगे तो 105, ये 90 के आसपास आ गया। इसका मतलब फास्फोरस का प्योर और वाइटल पार्टिसिपेट कर रहा है, px py एंड pz, तभी ऐसा पॉसिबल है, करेक्ट। दैट्स वाई इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अब न्यू टॉपिक में इन कर रहे हैं जिसका नाम है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, अब एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सर इससे पहले तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का भी थोड़ा नॉलेज लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, है ना। और एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग एक कॉन्सेप्ट दिए थे जिसका नाम था डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। आप लोग अगर समझते हैं, सुने हुए हैं तो हाँ ना कुछ बोलिएगा। डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट द मीनिंग ऑफ डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल? सेम एनर्जी लेवल, करेक्ट। और एटॉमिक ऑर्बिटल के एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। सिमिलर फैशन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। कितना रहेगा? जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? अरे एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मेन थीम किसका था? पॉली का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि एक बात तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्सो ओवे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया? लिखवा देंगे, पहले समझ लीजिए। नेक्स्ट, सपोज कीजिए कि 1s है और 2s है, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक इसका थीम था ऑफ वाव, एक इसका कॉन्सेप्ट था बिल्डिंग अप 1 by 1, लेकिन सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल में, राइट। अब कहीं पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहता है, उसको माइनस कीजिए, राइट। बट इन जनरल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हम लोग जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका एटॉम के ऑर्बिटल में, राइट। तो इन सिमिलर फैशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एनर्जी लेवल हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये 11th क्लास के बच्चों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है। अब भाई बहुत सही टाइम पे आप लोग का स्कूल भी ओपन हो रहा है, ऑफलाइन नहीं, अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। पहले तो बच भी जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं पहले से ही प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर दिया हूँ, और साथ में आयनिक और केमिकल का क्लास असाइनमेंट भी शेयर कर दिया हूँ, और उसी को मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सही से फॉलो कर लीजिएगा, आयनिक और केमिकल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डैम श्योर। और थर्मोडायनेमिक्स तो मैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप लोग केमिस्ट्री जो करते हैं उनको फिजिक्स का क्लास भी कंपलसरी किया हूँ, हर संडे को कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई थर्मोडायनेमिक्स डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ाऊँगा, कॉमन फॉर बोथ, ये तो अब बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो ये बहुत फेवरेट एग्जाम होता था हर साल फाइनल एग्जाम में, या जब भी केमिकल बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने का, एमओटी का, ठीक है। तो अगर अभी हो गया है देन फाइन, नहीं हुआ है तो आने का चांस बन सकता है। अब बाकी एमओटी से क्वेश्चन जो आएगा, एमओटी में तो मैं बढ़िया से पढ़ाऊँगा, बट 90% जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है उसका तो मैं 5 मिनट अगर पढ़ा दूँ, बिना समझे हुए आंसर देखा जाइएगा। मैक्सिमम तो यही निकालना रहता है, बॉन्ड ऑर्डर
और बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिक एंड। तो नीट का क्वेश्चन यही मैंने 90% तो यही आता है, जो कि मेरा 10 मिनट क्लास के बाद आप ऐसा ट्रिक दे देंगे कि हो जाता है, लेकिन उसमें अगर डेप्थ में पूछा जाएगा तब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एनीवे, तो ये तो हो गया। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ऑल्सो ओबे विच प्रिंसिपल? ऑफ बाउ रूल, राइट। नेक्स्ट था एक हुंड्स का रूल। नहीं, हुंड्स का क्या रूल था स्टूडेंट? दीज एंड दैट एटॉमिक और वाइटल के लिए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और अगर एटॉमिक और वाइटल है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे विथ व्हाट? पैरेलल स्पिन, करेक्ट। इन सिमिलर फैशन अगर मॉलिक्यूलर और वाइटल भी है और वैसा मॉलिक्यूलर और वाइटल जिसका सेम एनर्जी लेवल है और 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो क्या यहाँ पे ही पेयरिंग कर देंगे या पहले 1 बाई 1 देंगे? 1 बाई 1। तो सर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दोनों में से किसी में डाल दीजिए, राइट। और 3 रहेगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और बाद में किसी एक को क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक रूल और है जो मॉलिक्यूलर और वाइटल फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कह सकते हैं या थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं, एक रूल था N+L रूल। और वहाँ पे एटॉमिक और वाइटल का एनर्जी का कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग क्या करते थे? N+। बट MOT में ऐसा कोई N+L रूल नहीं है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर और वाइटल का एनर्जी लेवल डिसाइड किया गया है, बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी है, वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। टोटली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक्सपेरिमेंट है। तो क्या कुछ पॉइंट लिख लिया जाए? लिखिए। पहला पॉइंट, जस्ट लाइक एटॉमिक और वाइटल, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी also obey Pauli exclusion principle, comma, Aufbau rule and Hund's rule। कौन कौन सा होगा स्टूडेंट? कौन कौन सा फॉलो करेगा? पॉली, ऑफबाउ एंड हुंड्स रूल। अब फॉलो करेगा तो उसका मीनिंग तो समझ गए, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका इसके अकॉर्डिंग रहेगा। लिखिए एक और पॉइंट, इन मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी देयर इज नो सच रूल लाइक N+L रूल। देयर इज नो रूल like N+L rule as in case of atomic or vital। as in case of atomic और vital, जैसे एटॉमिक और वाइटल का एनर्जी लेवल का कंपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा रूल को फॉलो करते थे? N+L। यहाँ पे ऐसा कोई N+L रूल नहीं है, कॉमा, हेयर कंपेरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर और वाइटल, here comparison of energy of molecular or vital is totally based on experiment, is totally based on experiment। चलिए स्टूडेंट, एटॉमिक और वाइटल का नाम बताइए, तो कुछ नाम लीजिए। 2s, 2px, 2py, 2pz एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट में नेम ऑफ मॉलिक्यूलर और वाइटल, आर, ये सब मॉलिक्यूलर वाइटल का नाम है। सिग्मा, क्या नाम है? पाई, डेल, सिग्मा स्टार, क्या है? सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल स्टार। हम लोग का इंटरेस्ट जनरली डेल में अब नहीं फंसेंगे, ठीक है।
जनरली हम लोग का काम इतना से चल जाएगा जहाँ तक आपका सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा फोकस करना है सिग्मा पाई सिग्मा स्टार डेल स्टार। इस पे क्वेश्चन आएगा भी नहीं और आपका सिलेबस में बियॉन्ड है, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लिखना था इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो सर यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? सिग्मा पाई सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो यहाँ पे नाम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दिया गया है सिग्मा और पाई, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई स्टार का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सिग्मा या पाई जनरली जो सिग्मा बॉन्ड जिससे बनेगा उस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया गया है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया गया है? और जिससे पाई बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या दिया गया है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट। और इसका मतलब होता है एंटी, क्या नाम होता है? इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना कैटेगरी रहेगा? बॉन्डिंग एंड, तो विदाउट स्टार वाला को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या करता है बाद में देखेंगे। अब विथ स्टार वाला को क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट है ना। तो नेम याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये तो सिग्मा हो गया क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें बहुत सारा कैटेगरी रहेगा भाई। अब यहाँ पे इसका कैटेगरी रहेगा समथिंग लाइक दिस, बोलिए सिग्मा 1s। 1s और 1s से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे? सिग्मा 2s भी तो रहेगा, सिग्मा क्या रहेगा? और यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग, सिलेबस के अंदर यहाँ 2s ही मिलेगा आपको, 3s नहीं मिलेगा। वजह यह है कि हम लोग का जो सिलेबस है उसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन 20 तक ही पढ़ना है। कितना तक? टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, टोटल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कितना? 20। तो मैक्सिमम 20 तक इतना से काम चल जाता है, करेक्ट। इसलिए जनरली हम लोग को जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो काउंटर करना पड़ेगा वो ये रहेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा, और स्टार वाला जो काउंटर करना पड़ेगा वो क्या रहेगा? सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा स्टार। दे आर द नेम ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दे आर द नेम ऑफ व्हाट? तो सिग्मा में बहुत सारा टाइप रहेगा, बट ओवरऑल तो है तो सिग्मा। वैसे ही पाई में, यहाँ देखिए पाई के केस में, और आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, वीबीटी पढ़ा चुका है ना। अब वीबीटी में पढ़ा चुके हैं ये कि एस और एस ओवरलैपिंग से क्या पाई बॉन्ड बनता है? नहीं बनता है। एस और पी ओवरलैपिंग से नहीं बनता है, करेक्ट। बट पी और पी ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बनता है और याद रहेगा। तो यहाँ पे जनरली मेरा मतलब रहेगा एस एस ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। कौन कौन सा? एस एस और पी पी। एस एस ओवरलैपिंग से ओनली सिग्मा रहेगा, बट पी पी ओवरलैपिंग से एक सिग्मा और दो पाई, इतना में मेरा इंटरेस्ट रहेगा, करेक्ट है। वैसे ही पाई में क्या रह सकता है? पाई 2px और पाई 2py। अब यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि सर pz क्यों नहीं? तो अगर दो p का ले लिए प्योर पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक तो सिग्मा के लिए छोड़ देंगे। तो जनरली ऐसे आप में से आउट ऑफ 3 px py pz किसी एक से पाई सिग्मा बना सकते हैं, बाकी दो से पाई, करेक्ट। तो जनरली जो देखा हूँ बुक्स वगैरह में जो लिखा रहता है कि pz को सिग्मा के लिए लेते हैं, बट ये मेरी मर्जी है, px को भी तो ले सकते हैं। बट जनरली जो बुक्स में लिखा रहता है उसी को हम लोग भी फॉलो करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? पानी के जो बहाव उससे उल्टा डायरेक्शन में क्यों चलेंगे, राइट। अदरवाइज होता क्या है ना कि जनरली स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं तो वही लाइन लिख के आना चाहिए अगर मार्क्स ज़्यादा लाना है तो। जनरली ये थीम है। आप जो कुछ जानते भी हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है तो कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये थोड़ा सा रहता है। मैं भी जनरली एक टीचर का भी ईगो रहता है ना भाई, मैं भी क्या चाहूँगा कि जो पढ़ाऊँगा उसी वही बात बोलें। थोड़ा अलग, अगर कुछ एक्सेप्टेबल रहेगा तो एक्सेप्ट करूँगा, और ये रहेगा, राइट। इस दो को कहेंगे। यहाँ पे एक और काउंट कर सकते हैं, सिग्मा 2pz। किसको काउंट कर लीजिए? सिग्मा 2pz। इसमें एक और काउंट कर लीजिए, सिग्मा स्टार 2pz। तो pz को मैंने ले लिया सिग्मा के लिए, तो पाई के लिए क्या बचा? px और py। और वैसे ही पाई स्टार का फिर क्या रहेगा स्टूडेंट? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो पूरे सिलेबस में
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो यह था, करेक्ट, बट सिग्मा में आपको इतना ही मिलेगा और पाई में इतना मिलेगा पूरे एमओटी में, करेक्ट है। इसको हटाया जाए, लिखिए देखिए फुल फॉर्म, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आज इसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर छोड़ता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग एक टर्म सुने, इंटरफेरेंस, क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस? देखिए ऐसे तो इंटरफेरेंस आपको बहुत ब्रॉडली या वाइडली वेव में मिलेगा, करेक्ट। तो इंटरफेरेंस का मतलब ऐसे जनरलाइज जो लाइन होता है वो होता है वेरिएशन ऑफ पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी, करेक्ट। तो जो इंटेंसिटी का वेरिएशन जगह जगह पे जो दिखता है, जैसे इसी क्लासरूम में देखिए, अगर किसी क्लासरूम में 2 बल्ब लगाया हुआ है तो कहीं कहीं पे ज़्यादा लाइट नजर आएगा, कहीं कहीं पे कम, तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वो फेज के डिफरेंस की वजह से होता है, राइट। बट उसमें 2 टर्म बहुत फेमस है, एक टर्म है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या है, और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, 0, मतलब सेम टाइम पे हो रहा है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बनता है। और डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस जस्ट 1 अपोजिट होता है 180 का, तो वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है, लाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आएगा, और जहाँ पे डार्क नज़र आएगा, और सेम एम्पलीट्यूड का 2 वेव है तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। बट यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और ऑर्बिटल में जनरली एक मैथ का फार्मूला डेवलप किया गया, और वहाँ से सिमिलर टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ भी वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्डिंग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होने वाला है ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आफ्टर बॉन्डिंग। जो ओवरलैप के लिए आप भेज रहे हैं, तो ओवरलैप करने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल रहा होगा, तो मान लेते हैं कि एटम ए है और एटम बी है, इसका 1s और इसका 1s, अब ये बॉन्ड नहीं बनाया है और दोनों 1s देकर बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो ओवरलैपिंग में कितना भेजे, 2, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यहाँ पे 2 बनेगा, करेक्ट। और एक का नाम, इसको आज ये लिखिएगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसमें वन ऑफ देम का नाम रहेगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और दूसरा का नाम रहेगा एंटी बॉन्डिंग, एक का नाम दे देंगे सिग्मा 1s और दूसरा का नाम क्या दे देंगे, सिग्मा स्टार। तो जितना हम लोग भेजे उतना ही क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें हाफ ऑफ देम क्या बनेगा, बॉन्डिंग, और हाफ ऑफ देम क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो इसको थोड़ा सा मैं वेव से भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल फेज डिफरेंस सेम दिख रहा है, तो यहाँ से जो ओवरलैपिंग से जो होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव एडिशन ओवरलैपिंग, और यहाँ से जो बनेगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव एंटी बॉन्डिंग, करेक्ट। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, और टुडे देयर इज ऑल्सो ए क्लास ऑफ SHM, ID तो मिल गया होगा, नहीं तो SHM फॉर स्कूल एग्जाम फ्रॉम 9 PM, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।